सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज अभी वही चैप्टर चल रहा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो कल हमने आपको रेल लाइन व्यवस्था समझाई थी। आज पाइपलाइन देखें, परिवहन का तीसरा साधन पाइपलाइन। तो देखिए, भारत में परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। ये नया साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। केवल पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल आदि तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी शोधनशालाओं से उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने का काम किया जाता है और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों के द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में, यानी देश के अंदर के सुदूर काफ़ी दूर दूर के भागों तक स्थित शोधशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, यानी पाइपलाइन बिछाने में खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है, यानी फिर चालू स्थिति में रखने में लागत नहीं आती है। वाहनांतरण देरी तथा हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं, यानी देरी नहीं होती है और वाहन जैसी असुविधा नहीं होती है। देश में पाइपलाइन परिवर्तन के तीन प्रमुख जाल हैं। पाइपलाइन परिवहन के 3 जाल हैं। पहला, असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक पाइपलाइन है ये, और इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, और दूसरी गुजरात में सलाया से बीरमगाम, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते में पंजाब में जालंधर तक, और इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। तो इस तरह से ये आपका पाइपलाइन परिवहन की व्यवस्था है हमारे देश में। अब गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है, और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। अब देखिए जल परिवहन भारत के लोग प्राचीन काल से ही समुद्री यात्राएं करते रहे, क्योंकि जल परिवहन के बिना संसार के दूसरे देशों में सबसे पहला साधन यही था पहुंचने का, और इसके नाविकों को दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। मतलब इसके द्वारा, जल परिवहन के द्वारा नाविकों ने दूर दूर के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है, यानी भारी वस्तुएं वैसे दूर दूर विदेशों में जाने के लिए वायु परिवहन भी है, लेकिन वायु परिवहन के द्वारा भारी भरकम माल नहीं ले जा सकते उड़ा करके। तो ये साधन जल परिवहन स्थूलकाय वस्तुएं और भारी वस्तुएं ढोने का अच्छा साधन है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंततः स्थलीय नौ संचालन, यानी देश के अंदर नौ संचालन जलमार्ग
14,500 किलोमीटर लंबा है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। अब चित्र में आप उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक जल परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। ये आंतरिक जल परिवहन का ये सामने जो दिख रहा है, यहाँ पे ये जल वाला जहाज है और ये यहाँ पे जो है स्थल परिवहन के द्वारा ये वाहनों से सामान और यात्री आए हुए हैं। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। कौन कौन से हैं वो? पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। दूसरा सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 कहलाता है ये। और केरल में पश्चिम तटीय नहर ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपककारा नहरें ये 205 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है। ये नौगम्य जलमार्ग संख्या 3 में आता है। काकीनाडा और पुच्चुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर लंबा है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 4 में आता है। और मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्रह्माणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्माणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर ये भी राष्ट्रीय जलमार्ग में आता है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है, यानी और अंदर के जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, केरल और पश्चिम जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों यानी भारतीय तट पर जो बंदरगाह या पत्तन हैं उनके द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है और मुद्रा रूप में 68% व्यापार। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कक्ष में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। कांडला पत्तन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कक्ष में ये बनाया गया था, कांडला पत्तन। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ज्वारीय पत्तन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात व औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई बृहत्तम पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, मतलब इसी के सामने, और जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पत्तन है। यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित है और एक प्राकृतिक पोताश्रय है ये।
और पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पत्तन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों की विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, यानी बनाया हुआ पत्तन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंततः स्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया। हल्दिया, तो इस तरह से ये आपके पत्तनों की जानकारी है। वायु परिवहन थोड़ा सा समझ लीजिए, विस्तार से कल बताएंगे। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसको प्रतिष्ठित परिवहन का साधन माना गया है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचें, मतलब यहाँ वायु परिवहन की सुविधाएं कम हैं। कहाँ पे? देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा से इसे अधिक अभिगम्य बना दिया गया है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1953 में एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है और पवन हंस हेलीकॉप्टर भी वायु परिवहन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं। तो और विस्तार से वायु परिवहन के बारे में कल समझाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।